नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे। आप देख रहे हैं SMP 36 योग, आयुर्वेद व अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे धार्मिक रीति रिवाज हो या प्राचीन योग पद्धति, इन सभी के साथ विज्ञान जुड़ा होता है। ठीक यही बात प्राणायाम पर भी लागू होती है। तो किस तरह से कार्य करता है हमारा श्वसन तंत्र एवं प्राणायाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे आज की वीडियो में। हमारा श्वसन तंत्र हमारी नाक से वायु कोशों तक फैला होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वसन वायु स्वर यंत्र व ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। उसके बाद गर्दन से नीचे हमारी छाती में 2 भागों में विभाजित हो जाती है एवं पेड़ की शाखाओं की तरह कई भागों में विभाजित होते हुए एक वृक्ष की भांति आकृति बनाती है। यहाँ तक का श्वसन वृक्ष एयर कंडक्टिंग जोन कहलाता है तथा इसकी अंतिम शाखा जो टर्मिनल ब्रांकियोल कहलाती है वह भी 5 से 6 भागों में विभाजित होती है एवं उसकी अंतिम शाखा 15 से 20 वायु कोशों में खुलती है। हमारा वायु कोश कुछ अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई पड़ता है। टर्मिनल ब्रांकियोल से वायु कोशों तक का हिस्सा श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसे रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। इस श्वसन वृक्ष की सभी शाखाओं के साथ रक्त को लाने वाली व ले जाने वाली रक्त वाहिनियां भी होती हैं। पल्मोनरी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक लाती है एवं वायु कोशों में शुद्ध हुआ रक्त पल्मोनरी शिरा के माध्यम से दोबारा हृदय तक पहुंचता है। सामान्यतः श्वसन क्रिया में फेफड़ों के केवल 20% भाग ही कार्य करते हैं तथा बाकी भाग निष्क्रिय रहते हैं। इन निष्क्रिय हिस्सों में रक्त का प्रवाह भी धीमा होता है। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम न करे तो हमारे इन वायु कोशों को पर्याप्त ऑक्सीजन व बेहतर रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जब हम सीढ़ियां या पहाड़ चढ़ते हैं या दौड़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, क्योंकि आलसी पड़े करोड़ों वायु कोश काम ही नहीं कर पाते। क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं? जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा डायफ्राम 7 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है। पसलियों की मांसपेशियां भी अधिक सक्रिय होती हैं और ज्यादा काम करती हैं। फेफड़े भी फूल जाते हैं। इस प्रकार फेफड़ों में ज्यादा हवा प्रवेश कर पाती है और सभी वायु कोशों को भरपूर ताजी हवा मिल पाती है। साथ ही रक्त प्रवाह भी बढ़ जाता है। इसी तरह दोनों फेफड़ों के बीच स्थित हमारे हृदय पर भी सभी ओर से दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप हृदय को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। रक्त के तेज प्रवाह के कारण हमारी कोशिकाएं भी पर्याप्त रक्त संचार, प्राणवायु व पौष्टिक तत्वों से भर जाती हैं, जिन्हें सामान्य स्थिति में बेकार रहना पड़ रहा था। जब श्वास को बाहर निकाला जाता है तो डायफ्राम ऊपर को जाता है, फेफड़े भी दबते हैं और वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है, जिससे पूरी श्वास हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। फिर पुनः जब गहरी श्वास नाक से अंदर भरी जाती है तो डायफ्राम नीचे जाते हैं, फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है। प्राणायाम करने से फेफड़े सहित पेट के सभी अंगों के क्रियाकलाप ठीक तरह से होने लगते हैं। ग्रंथियों से रसायन समुचित मात्रा में निकलने लगते हैं। विजातीय तत्व बाहर हो जाते हैं। तेज प्रवाह से बैक्टीरिया लचर पड़ जाते हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में स्थित धातुओं की प्रोसेसिंग ठीक से होने लगती है। चर्बे की प्रोसेसिंग होकर अस्थियों का निर्माण शुरू होता है तथा बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होता है एवं अंत में अंतिम धातु रज व शुक्र का निर्माण भी ठीक तरह से होने लगता है। आंतों में जमा मल बाहर होने लगता है। भोजन का पाचन ठीक से होने लगता है। परिणाम स्वरूप स्मरण शक्ति व तार्किक क्षमता बढ़ने लगती है। धैर्य और विवेकशीलता में भी वृद्धि होती है। साधारण शब्दों में आयुर्वेद में स्वस्थ मनुष्य की जो परिभाषा दी गई है वह जीवन में साकार हो जाती है।